दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंग्लिश सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ये सब सी टेट के एग्ज़ाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट्स एंड असेसमेंट्स ऑन टीचर्स, लर्नर्स एंड मटेरियल्स इज कॉल्ड। क्या कहलाता है बताइए। इसमें बोला जा रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट, यानी जो टेस्ट है, परीक्षा है, टेस्ट है, असेसमेंट है, आकलन है, इसका टीचर्स यानी शिक्षक हो गया, लर्नर्स यानी लर्नर सीखने वाले स्टूडेंट्स है, और मटेरियल्स यानी जो पदार्थ है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है टेस्ट का। तो परीक्षा और असेसमेंट यानी आकलन का टीचर, लर्नर एंड मटेरियल पे जो प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, जो भी प्रभाव पड़े उसको क्या कहते हैं, ऐसा बोलना है। तो उसे बोलते हैं वॉस बैक इफेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अब वॉस बैक इफेक्ट की यदि हम बात करें तो करते हैं, तो वॉस बैक इफेक्ट जो है ना, इसका दो तरह से प्रभाव पड़ता है, एक पॉजिटिव पड़ता है और एक नेगेटिव भी पड़ता है। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है जिसमें ना जो टीचर है वो नई नई शिक्षण विधियों का यूज़ करता है, शिक्षण पद्धतियों का यूज़ करते हैं, यानी पढ़ाने के लिए तरह तरह के, और जो बच्चे हैं वो भी नई नई चीज़ें सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। वैसे नेगेटिव इफेक्ट तब पड़ता है जब टीचर का उद्देश्य रहता है सिर्फ निपटाना, काम को निपटाना, और स्टूडेंट्स का काम रहता है सिर्फ रट्टा लगाना, रट्टाफिकेशन वगैरह लगाना, उस पर जोर डालना और बिना समझे उसको सिर्फ रटाना। तो ये होता है नेगेटिव इफेक्ट। कॉर्पस इफेक्ट जो होता है वो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, लैंग्वेज के अध्ययन में जो प्रभाव होता है वो होता है कॉर्पस इफेक्ट। क्लासरूम इफेक्ट, जो क्लास में जो भी चीज़ें होती है वो क्लास वाला इफेक्ट हो जाता है ना, क्लास के एक्टिविटीज़ एंड क्रियाकलापों से जो इफेक्ट होता है वो क्लासरूम इफेक्ट हो जाता है। रेनफोर्समेंट जो होता है वो एक तरह से क्या बोल सकते हैं, इसे पुनर्बलन कहते हैं। रेनफोर्समेंट में ना दबाव बनाते हैं, या तो हम दंड दे करके बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, या फिर हम उसे क्या करते हैं, एक तरह से दबाव बनाते हैं। एक तो दंड वाला हो गया, दंड मारपीट जो भी करना है, और दूसरा ये होता है कि हम उसे गिफ्ट वगैरह का लालच दे करके ये एक तरह से प्रोत्साहित करते हैं। तो ये होता है रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये हो गया पुनर्बलन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, स्कूल्स शुड फॉलो एडिटिव बायलिंगुअलिज्म बिकॉज इट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो स्कूल है उसे एडिटिव बायलिंगुअलिज्म जो है वो फॉलो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो योगा एडिटिव मतलब हो गया योगात्मक, बायलिंगुअलिज्म मतलब द्विभाषावाद। तो इस तरह से बोला जा रहा है कि स्कूल को योगात्मक द्विभाषावाद का यूज करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यानी स्कूल में दो भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिए योगात्मक रूप से, बायलिंगुअलिज्म है ना, योगात्मक रूप से दो भाषावाद को फॉलो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो इसमें दिया है वैल्यूज द कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, गिव्स इंपॉर्टेंस to teaching English as a second language, promotes the child's language but not the culture, hinders the development of the first language। कौन सा आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट। ये क्या करता है? वैल्यूज द कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जो संस्कृति है, कल्चर है, और उसकी जो भाषा है उसको वो क्या करता है? मूल्य देता है, उसको महत्व देता है। इसलिए फर्स्ट जो है वो सही है। इसीलिए स्कूल को दो लैंग्वेज वाला फॉर्मूला अपनाना चाहिए। ठीक है, एक तो उसके खुद का जो मदर टंग लैंग्वेज है, और दूसरा कोई दूसरी लैंग्वेज है, जैसे कि आपकी मदर टंग लैंग्वेज जैसे हिंदी है तो साथ ही साथ इंग्लिश, द्विभाषावाद हो गया, दो द्विभाषा। थर्ड देखिए, लिंग्विस्टिक फंक्शन सच एज इंटोनेशन, टोन, स्ट्रेस एंड रिदम आर नोन एज। तो भाषा में बोला जा रहा है कि भाषा में जो है ना लिंग्विस्टिक फंक्शन, लिंग्विस्टिक मतलब हो जाता है आपका भाषा हो जाता है, लिंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञान। तो भाषा लिंग्विस्टिक जो है फंक्शन कार्य करता है सच एज इंटोनेशन, टोन, स्ट्रेस एंड रिदम। मतलब किसी भी भाषा में ये चीज़ें अगर यूज होती है, कौन कौन सी चीज़ें? जैसे स्वर शैली, इंटोनेशन मतलब स्वर शैली हो गया, उसका टोन कैसा है, ठीक है, स्वर कैसा है, तान है, स्ट्रेस है मतलब तनाव या बलाघात, और रिदम, उसका जो रिदम है, लय है, वो ये सारी चीज़ें जो होती है
इसको हम जब किसी लैंग्वेज में जब अध्ययन करते हैं तब इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं पोएट्री नहीं बोलते, फोनेटिक्स नहीं बोलते, इसे बोलते हैं प्रोसडी। प्रोसडी का मतलब होता है, ये होता है छंद शास्त्र। तो छंद शास्त्र वो होता है जिसमें हम ये सारी चीज़ें इंटोनेशन, टोन, स्ट्रेस एंड रिद्म के बारे में देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, यानी रिद्म होता है, जैसे निश्चित मात्रा, यति, गति, तुक, लय, ध्वनि, ये सारी चीज़ें का अध्ययन जो होता है वो होता है छंद शास्त्र, प्रोसडी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट लैंग्वेज इन इंडिया। इसे बोला जा रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो भारत में लैंग्वेज के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, भारत में अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अंग्रेजी जो है एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। एसोसिएट मतलब सहयोगात्मक एक भाषा है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये हिंदी भाषा का सहयोग करता है, या अन्य जो साउथ इंडिया भाषा है उसका सहयोगात्मक एक भाषा है। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर 22 लैंग्वेज। अभी तक जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। संस्कृत इज अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ये संस्कृत यही वाला है, ये नहीं है। मतलब संस्कृत एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नहीं है, ये तो ओल्ड इंडियन लैंग्वेज है। यानी कि ऑप्शन 3 जो है ना, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी इज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भी सही है। 4th भी सही है, मतलब हिंदी जो है ना भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा है, लिंगुआ फ्रैंका है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा, बाकी जो है वो सही है, हमें रॉन्ग देखना था। नेक्स्ट देखिए, इन अ लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप्स अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर एंड प्रेजेंट आर एडवर्टाइजमेंट ऑन अ गिवन टॉपिक, लर्निंग अ लैंग्वेज इन दिस वे इज कॉल्ड। इसमें बोला जा रहा है कि भाषा की जो कक्षा है, इन अ लैंग्वेज क्लास, भाषा की कक्षा में स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप्स अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर, ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर के गाइडेंस पे क्या कर रहे हैं, एंड प्रेजेंट आर एडवर्टाइजमेंट ऑन अ गिवन टॉपिक। जो भाषा की कक्षा है उसमें ना विद्यार्थी जो है ना वो टीचर के निर्देशन के अनुसार उनकी उपस्थिति में समूह बना करके टॉपिक पर एक एडवर्टाइजमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे वो एडवर्टाइजमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लर्निंग अ लैंग्वेज इन दिस वे, इस लैंग्वेज में अगर इस प्रोसेस में अगर वो लैंग्वेज सीखने के प्रोसेस को, इसको हम किस वे में देखेंगे, किस तरह की ये लर्निंग है? ये है आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि ऑप्शन ए सही है, यानी सहयोगात्मक अधिगम। कैसे होगा? क्योंकि देखिए लैंग्वेज की क्लास है, उसमें सारे जो बच्चे हैं वो ग्रुप बनाए हुए हैं और ग्रुप बना करके टीचर के गाइडेंस से कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई विज्ञापन ना वो क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, सहयोगात्मक रूप से टॉपिक के बारे में चीज़ें बता रहे हैं। तो हो जाएगा कोलैबोरेटिव लर्निंग। कंपटीशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, लैंग्वेज गेम्स भी नहीं हो रहा है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा, विच स्कूल ऑफ लर्निंग बिलीव्ड दैट लैंग्वेज वेदर वर्बल और नॉन वर्बल टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विच स्कूल ऑफ लर्निंग, इसमें से लर्निंग का ऐसा कौन सा स्कूल है जो इस बात पे बिलीव करता है कि जो लैंग्वेज जो कि वर्बल नॉन वर्बल है ना, बोल के या बिना बोले भी हम इसे प्रस्तुत करते हैं, टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। जो किसके थ्रू होता है? हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण की प्रोसेस के द्वारा ये होता है। तो इसमें से कौन सा स्कूल लर्निंग है, कौन सी लर्निंग का जो स्कूल है वो इस बात पे बिलीव करता है कि जो लैंग्वेज है वो वर्बल नॉन वर्बल जो भी है वो हमारे हैबिट फॉर्मेशन के थ्रू क्या होता है, ग्रो करता है, डेवलप होता है। तो कौन सा हो जाएगा? फंक्शनलिस्ट या बिहेवियरिस्ट या कॉग्निटिविस्ट या फिर इंटरेक्शनलिस्ट? तो ये हो जाएगा आपका बिहेवियरिस्ट। तो बिहेवियरिस्ट स्कूल जो है ना, यानी व्यवहारवादी जो स्कूल है वो जो है ना उस टाइप जो है वो बिलीव करता है इस चीज़ पे कि जो लर्निंग है वो नॉन वर्बल वर्बल ये सारी चीज़ें हैबिट फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट देखिए, द टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टोरी आर कॉल्ड द,
यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी स्टोरी में हम जब देखते हैं तो उसमें टाइम दिया रहता है, यहाँ इस समय ये घटना घटी, और प्लेस दिया रहता है, ये इस प्लेस में घटना घटी। तो जब हम किसी स्टोरी में टाइम और प्लेस ये सारी चीज़ों को बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं? थीम। थीम तो सब्जेक्ट हो जाता है, सेटिंग बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। प्लॉट जो होता है वो कथानक होता है, ठीक है, कथा का क्या किस चीज़ के बारे में उससे रिलेटेड होगा, है ना। क्लाइमेक्स जो होता है वो लय को दिखाता है, एक तरह से अंत को दिखाता है, उसका क्लाइमेक्स अभी बाकी है बोलते हैं ना, क्लाइमेक्स मतलब उसका अंत, एंडिंग कैसे होगा, इसको बताता है। तो हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन अ लैंग्वेज क्लास अ टीचर आस्क्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू एक्ट एज परचेसर्स, प्रॉपर्टी सेलर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड tenants, while other students are asked to watch them and enjoy their conversation. This activity is called यहाँ पे बोला जा रहा है एक लैंग्वेज की क्लास है, और उस लैंग्वेज की क्लास में ना एक टीचर ना ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को किन चीज़ों के लिए बोलता है? स्टूडेंट्स के ग्रुप को कहते हैं कि कोई परचेसर्स बन जाओ, खरीदने वाला बन जाओ, कोई प्रॉपर्टी सेलर बन जाओ, कोई जमींदार बन जाओ, कोई किराएदार बन जाओ, ये सारी चीज़ें बनने के लिए वो कहते हैं। और उनको ये सारी चीज़ें कहने के लिए कहते हैं कि आप लोग इसको जो है बोल करके देखो, है ना, और उसकी भूमिका निभाओ, और बाकी बच्चों को बोलते हैं कि आप इसको देखो ध्यान से। तो इस तरह का कन्वर्सेशन क्या होगा? तो इस तरह के कन्वर्सेशन को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के कन्वर्सेशन को हम कहते हैं रोल प्ले। क्या कहेंगे? रोल प्ले, यानी कि ऑप्शन इसका सही आंसर है। ड्रामा जो होगा वो पूरा कंप्लीट ड्रामा को बोलेंगे, यहाँ पे हम रोल प्ले कर रहे हैं, कोई परचेसर्स का रोल प्ले कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी सेलर का, कोई लैंडलॉर्ड का, कोई टीनेंट का। एक्टिंग क्लास भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रोल प्ले हो रहा है और बाकी बच्चे देख भी रहे हैं। एक्टिंग में क्या होता है कि एक बच्चे एक्टिंग करेगा, है ना, गाइडेंस भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इन अ लैंग्वेज टीचर ब्रिंग्स एवरीडे ऑब्जेक्ट्स such as newspapers, menu cards and train tickets to teach the students of class 5th. What is she doing to make learning happen? यहाँ पे एक टीचर है और जो कि ना हर दिन बच्चों के लिए तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स लाती है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह ला रही है, मेनू कार्ड्स ला रही है, ट्रेन टिकट्स ला रही है, और बच्चों को सारी चीज़ें दिखा रही है। और ये क्लास 5th के बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए जो मैडम है वो क्या सिखाना चाह रही है? What is she doing to make learning happen? बच्चों को वो क्या सिखाना चाह रही है? She is using authentic material to make her teaching more realistic and useful. तो ये जो ऑप्शन ए है ना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो जो है ना ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं, प्रमाणिक जो मटेरियल्स है, उसका यूज़ कर रही है टीचिंग के लिए, और टीचिंग को और ज़्यादा रियलिस्टिक और यूजफुल बना रही है। तो यही जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an important factor in planning a listening lesson? यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा है जो important फैक्टर नहीं है इन प्लानिंग अ लिसनिंग लेसन। लिसनिंग लेसन के लिए मतलब सुनने के जो पार्ट है, सुनने का जो लेसन है, उसको प्लानिंग करने के लिए इसमें से कौन सा जो फैक्टर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है? पॉजिंग द रिकॉर्डिंग, स्पीड ऑफ डिलीवरी, जेंडर ऑफ स्पीकर्स, नंबर ऑफ स्पीकर्स। तो इसमें आ जाएगा आपका जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो है जेंडर ऑफ स्पीकर्स। इसमें आपको ये जरूरी नहीं कि बोलने वाला स्पीकर या लिसनर वो मेल है या फिर फीमेल है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। रिकॉर्ड को पॉज करना फिर प्ले करना ये इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ डिलीवरी, आप जब कोई डिलीवर कर रहे हैं स्पीच को, तो स्पीड को कम करना है, डाउन करना है, स्पीड बढ़ाना है ज़्यादा, ये भी फैक्टर है, ये भी है। और नंबर ऑफ स्पीकर, कितने लोग बातें कर रहे हैं वो भी जरूरी है, कितने लोग बोल रहे हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है वो जेंडर ऑफ स्पीकर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया इन टेंट्स टीचर्स टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया, भारत में बहुभाषावाद जो है ना वो टीचर को किस चीज़ को समझाने में हेल्प करता है, किस चीज़ को समझाने में उसे डेवलप करता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिए, कम्युनिकेशन हैपन एंड सोशल कोहेजन इन मेंटेन्ड, माइनॉरिटी लैंग्वेज शुड बी क्लॉब्ड विद डोमिनेंट, अ लैंग्वेज पॉलिसी शुड बी फ्रेम्ड इन अ डाइवर्स सोसाइटी, लैंग्वेज आइडेंटिटी एंड कल्चर आर सेपरेट एंटिटीज। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें पूछा जा रहा है कि जो भारत में जो बहुभाषावाद है, मल्टीलिंगुअलिज्म है ना,
वो जो है उसके संदर्भ में जो टीचर है उसके लिए क्या समझना जरूरी है, टेंस टीचर टू अंडरस्टैंड, टीचर को क्या समझना ज़्यादा जरूरी है बहुभाषावाद इंडिया में, तो उसके लिए कम्युनिकेशन ज़्यादा जरूरी है, कम्युनिकेशन हैपन एंड सोशल कोहेजन इज मेंटेन्ड। तो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संप्रेषण होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, यानी बातचीत अच्छे से होनी चाहिए, और जो सोशल कोहेजन है, सोशल मतलब सामाजिक जो संबद्धता है ना, वो स्थापित होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। समाज के बीच में वो कैसे बात करे, कैसे अपने बातों को रखे, उनमें किस तरह की सहयोग की भावना, संबद्धता वो मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्किल ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज रिसेप्टिव स्किल्स। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से लैंग्वेज का कौन सा स्किल है जो जाना जाता है रिसेप्टिव स्किल्स के रूप में। तो रिसेप्टिव का मतलब क्या हो जाता है, रिसेप्ट एक्सेप्ट करना, यानी ग्रहण करना। तो इसमें क्या आ जाएगा, ग्रहण किसमें होगा, तो ग्रहण होगा लिसनिंग एंड रीडिंग में, लिसनिंग एंड रीडिंग में ग्रहण होगा। अगर आप सुनोगे तो ग्रहण होगा ना, सुनोगे कोई चीज़ तो आपके अंदर ज्ञान आएगा, रिसेप्ट होगा। रीड करोगे तो भी आपके अंदर जो ऐसे जैसे कोई बुक पढ़ रहे हो तो भी आप में वो चीज़ें आएगी, ज्ञान आएगा, यानी ये रिसेप्ट होता है। तो इस तरह से देखिए एक बार रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है। रिसेप्टिव मतलब जब हम कोई चीज़ को रिसेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो होता है रिसेप्टिव में। इसको इस तरह से याद रखिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 चीज़ें हम करते हैं। तो ये जो लिसनिंग है इसमें ग्रहण होगा, और ये जो रीडिंग होता है उसमें ग्रहण होगा, रिसेप्टिव। ये जो स्पीकिंग है ना, इसमें स्पीकिंग में क्या करोगे आप अपने अंदर से प्रोडक्टिव करोगे, ये होता है प्रोडक्टिव स्किल में आ जाता है एस और डब्ल्यू। प्रोडक्टिव में जैसे कि प्रोडक्टिव में क्या होगा, आपके अंदर से नॉलेज आएगा बाहर, प्रोडक्ट होगा, और राइटिंग में भी आपके अंदर जो ज्ञान होगा उसी को तो आप लिखोगे ना। तो ये इस तरह से होता है, तो इस तरह से समझ जाना। अल्टरनेट, एल एस आर डब्ल्यू याद रखना। तो एल और डब्ल्यू अल्टरनेट, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और थर्ड ये रिसेप्टिव में आ जाएगा, जिसमें हम रिसेप्ट करते हैं लैंग्वेज को या कोई भी ज्ञान को, और एस और डब्ल्यू स्पीकिंग और राइटिंग में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्टिव करते हैं। आया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट, लिसनिंग इन्वॉल्व्स, लिसनिंग इन्वॉल्व है, किस में इन्वॉल्व होता है लिसनिंग। तो लिसनिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, तो लिसनिंग में मेन जो चीज़ें शामिल होती है वो होते हैं रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिडक्टिंग द मीनिंग फ्रॉम इट। लिसनिंग में जो होता है वो ध्वनि की पहचान होती है, रिकॉग्नाइजिंग होती है, और उसमें अर्थ भी निकालते हैं, मीनिंग भी निकलना चाहिए। मतलब हम कोई चीज़ सुन रहे हैं, जैसे कि बात की लाइन में आप जैसे सुन रहे हो, तो वो सुनने के बाद वो साउंड रिकॉग्नाइज होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या सुन रहे हो, और उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए। अगर जैसे कि आप आप हॉर्न सुन रहे हो, हॉर्न की ध्वनि सुन रहे हो, तो उससे आप रिकॉग्नाइज तो कर रहे हो, लेकिन उसका कोई मीनिंग है क्या, नहीं है। जैसे एनिमल है, वो अगर कोई जैसे कुत्ता है भौंक रहा है, आपको सुनाई पड़ रहा है ना, तो सुनाई पड़ रहा है तो साउंड तो है ना, रिकॉग्नाइज भी कर रहे हो, लेकिन उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए। मीनिंग निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। तो ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, आपको साउंड सुनाई देनी चाहिए और साथ ही साथ उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, मैच द लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन कॉलम ए विद देयर अंडरस्टैंड और रिलेटिव एक्टिविटीज इन कॉलम बी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैच करना है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है, यानी संप्रेषणात्मक जो चीज़ें हैं, लैंग्वेज टीचिंग है, वो किसको शो करता है, तो ये शो करता है सोशल एक्सेप्टेबल एंड कॉन्टेक्चुअली एप्रोप्रिएट लैंग्वेज को, यानी कि सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप जो भाषा है उसको। डायरेक्ट मेथड में हम किसको पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट मेथड में हम पढ़ते हैं ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, यानी 4 में आ जाएगा। ग्रामर ट्रांसलेशन में क्या होता है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन जो है उसमें होता है आपका रिटन लिटरेरी टेक्स्ट, यानी थर्ड का थर्ड में। वेस्ट न्यू मेथड, वेस्ट का जो न्यू मेथड है वो क्या है, साइलेंट रीडिंग करना। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ टीचर गिव्स अ टास्क टू फैमिलियराइज द लर्नर्स
with the vocabulary used in restaurants. What among the following should be objective of the lesson? यहाँ पे एक जो टीचर है वो लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को फैमिलियराइज करने के लिए, यानी कि उसको अच्छे से जानने समझने के लिए, वोकेबलरी को जानने समझने के लिए, है ना, वो रेस्टोरेंट में कुछ कुछ वर्ड्स देते हैं, ठीक है। तो जो टीचर है वो लर्नर्स को फैमिलियराइज करने के लिए कुछ वोकेबलरी, जो रेस्टोरेंट में यूज होने वाले वोकेबलरी है, कुछ कुछ वर्ड्स है, शब्दकोश है, वो देते हैं। What among the following should be objective of the lesson? इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? वो क्या करना चाह रहे हैं? To acquaint the learner with the lexical item, या familiarize with the grammatical item, या introduce the text about the holiday destination, या फिर आ जाएगा to develop critical thinking। तो क्या करना चाह रहे हैं, क्या डेवलप करना चाह रहे हैं, बताइए। तो इस तरह से जो टीचर है वो बच्चों को एक टास्क देते, लर्नर्स को टास्क देते हैं कि वो रेस्टोरेंट में यूज़ होने वाले जो वोकेबलरी है वो उसको अच्छे से जाने, फैमिलियराइज करे। तो वो एक तरह से उनमें क्या करना चाह रहे हैं, और इस तरह से वो उनमें एक डेवलप करना चाह रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग वो डेवलप करना चाह रहे हैं, रचनात्मक कौशल डेवलप करना चाह रहे हैं, उसी की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो एक टास्क देते हैं कि वो रेस्टोरेंट में यूज़ होने वाले जो वोकेबलरी है उसको वो लिखे, याद करे, अच्छे से समझे कि उसमें रेस्टोरेंट में क्या क्या वर्ड है, क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है, उन सारे चीज़ों को वो समझे, ठीक है। तो इसलिए ये वाला एक्वाइंट द लर्नर्स विद द लेक्सिकल आइटम्स तो नहीं होगा, फैमिलियराइज विद द ग्रामेटिकल आइटम्स, ग्रामर वगैरह तो इसमें बात ही नहीं है, क्योंकि हमें रेस्टोरेंट से रिलेटेड वर्ड्स ही देखने हैं, उसको फैमिलियराइज करना है, उससे रिलेटेड वर्ड्स यूज़ करने हैं। टू इंट्रोड्यूस द टेक्स्ट अबाउट द हॉलीडे डेस्टिनेशन, हॉलीडे डेस्टिनेशन के बारे में बात नहीं हो रही है, वो एक तरह से बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट CDP, इंग्लिश CDP के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए एंड थैंक यू।